All right, so ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली क्लास से, जो कि है हाउ टू मेक अ वीडियो ओवर इन अनरियल। बेसिकली अनरियल इंजन किस तरीके का। ओके, ये फेस क्लास चल रही थी तो सेव कर देते हैं। अ, नहीं रहने दो बैठ। हाँ, सो अनरियल जो है वो बेसिकली कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं ऑन द रिकॉर्ड लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा। ये एक गेमिंग इंजन है, ठीक है। ये कोई 3D सॉफ्टवेयर नहीं है। पहली चीज़, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 3D एबिलिटीज़ हैं, राइट, बट ये गेमिंग इंजन नहीं है। अब ये भी ये गेमिंग इंजन है, लेकिन इसके अंदर 3D प्रॉपर्टीज़ हैं। 3D/2D दोनों चीज़ें के बनाने के केपेबल होता है अनरियल, ठीक है। 3D/2D दोनों गेम बना सकता है वो। प्लस इसके अंदर जो मेजर इसकी पोटेंशियल होती है वो तीन चीज़ों में बहुत अच्छी पोटेंशियल है। पहली है इसकी कि एक रेंडरिंग इंजन के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। अब रेंडरिंग इंजन बेसिकली क्या होता है, ये वो इंजन होता है जो कि लाइटिंग्स, शेडर, मटेरियल्स कैलकुलेशन करने के केपेबल होता है, ठीक है। तो इसमें मटेरियल कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। लाइटिंग कैलकुलेशंस यानी कि शेडर कैलकुलेशंस, ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत केपेबल है ना। इसका मतलब है जो भी वर्सेटाइल वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी वो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेगा और काफ़ी एक्यूरेट कैलकुलेट करता है। तो रेंडरिंग इंजन अच्छा है इसका। दूसरा, सिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स सिमुलेशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। फिजिक्स सिमुलेशन बहुत अच्छा है अनरियल का। ओके, हेलो, कार जीत जाए भाई, कार जीत जाए और क्या। सो सिमुलेशन वर्क्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी डायनेमिक का सारा काम जो है वो आप इसमें आसानी से कर सकते हो। पार्टिकल जनरेशन या बाकी चीज़ें भी जो हैं, हैवी कैलकुलेशन के वर्क बहुत तगड़ा करता है अनरियल इंजन जो है, ठीक है। इसमें ब्लूप्रिंट एबिलिटी है, जिसको एक तरीके से विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये सपोर्ट करता है अनरियल, ठीक है। तो जितने भी अभी के अपकमिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने भी फ्यूचर के सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सारे विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। तो मल्टीपल, अगर हम बात करें कि फ्री स्टाइल प्रोग्रामिंग करनी हो तो वो आप कर सकते हो। ब्लूप्रिंट्स सिस्टम है, प्लस C++ भी है, वो भी आपके पास काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है वर्क करने का, ठीक है। अदर देन दैट मॉडलिंग नहीं होगा, तो ये मत सोचिए नॉर कि इसके अंदर मॉडलिंग कर पाएंगे या कुछ ऐसा कर पाएंगे। डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी तगड़ी है तो, क्योंकि ये आपको ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप रिटर्न में ये कोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कोई आईडी इसके अंदर नहीं है, ऐसा कोई इंटरफेस नहीं है जहाँ पे आप इसकी 3D मॉडलिंग कर पाएँ, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन देयर, ठीक है। नाउ, जब आप अनरियल इंजन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका ब्राउज़र ओपन होता है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र ओपन होता है, जहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब रीसेंट प्रोजेक्ट्स तो खैर जो आपने बनाया हुआ है कस्टम है। अगर आप कुछ ऑलरेडी प्रीसेट बने बनाए टेम्पलेट्स के ऊपर में अपना काम करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे अच्छा बेट यही होता है कि आप ब्लैंक से शुरू करें, ताकि आपको सारी वैल्यूज़ जो है वो अपने से डालनी होगी वहाँ पे, तब जाके आपको एक ज़्यादा कंट्रोल मिल पाएगा। फिल्म एंड वीडियोस का भी इसमें ऑप्शन होता है, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली फॉर योर डायनेमिक वैल्यूज़ और रेंडरिंग, 3D रेंडरिंग और डायनेमिक के लिए ये सेक्शन होता है। आर्किटेक्चर, कैमरा वॉक थ्रू बहुत तगड़े बना सकते हैं इसके अंदर, यानी आपको डिज़ाइनिंग सारी 3D सॉफ्टवेयर में करनी होगी। इधर लेके आएंगे और इधर उसके ऊपर में लाइट्स लगाएंगे और शेडर्स लगाएंगे, ठीक है। टेक्सचर्स जो है वो पहले से भी कर सकते हैं।
हाँ, ग्रे शेड मॉडल, ओबीजे मॉडल लेके आ जाइए या ग्रे शेड ले आइए या टेक्सचर्ड ले आइए, डजेंट मैटर, आप जो भी वैल्यूज़ लेके आएंगे वो सारी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अलग दिखेगा, मतलब सेम दिखेगा, लेकिन बेटर दिख सकता है अगर आप शेडर अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि शेडर और मटेरियल में अंतर होता है। टेक्सचर और शेडर दोनों अलग अलग चीज़ है। नहीं, यहाँ पे बेक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब रियल टाइम हो चुका है सारा कुछ, तो बेकिंग अब ज़रूरी नहीं रह गई। हाँ, आप बेक करना चाहो तो कर सकते हो आपके गेम के लिए, लेकिन अब आप डायरेक्ट लेके आ जाओ, बेकिंग का टेंशन नहीं है। एनिमेशन बेक ज़रूर लाया जाता है, तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तब एनिमेशन बेक लाते हैं, हालांकि वो सारी वैल्यूज़ हम धीरे 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 उसको क्लियर करेंगे, है ना। ऑटोमेटिव, अगर आपको कैमरा को मूव कराना है 10 जगह या कार का पायलटिंग करना है, तो ये ऑप्शंस भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे उसी के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, जब प्रोडक्ट ब्रांडिंग करना हो, मूवी के लिए जाना हो, या फिर आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन करनी हो, या फिर गेम्स के लिए जाना हो। ठीक है, तो रिसेंट प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे अनरियल का प्रोजेक्ट लोकेशन, वही लोकेशन सेट करें, अलग अलग मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अनरियल जो है वो एक ही कंटेंट के अंदर से सारी फाइल्स निकालता है, तो आप हमेशा जो भी प्रोजेक्ट लोकेशन होगी वो एक ही रखिए, और बाकी जितनी भी एसेट्स हैं वो भी सारी उसी के अंदर रखिए। ठीक है, तभी वो तुरंत तुरंत उसको एक्सेस करेगा, अदरवाइज फिर वो क्या होगा, खिचड़ी हो जाती है, वो चीज़ ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जाता है, प्रोजेक्ट लोकेशन के अंदर। चेंज करना चाहें तो ब्राउज से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है वहीं से एक्सेस कर रहा हूँ, सो आई विल बी नॉट डूइंग दैट। प्रोजेक्ट नेम पे जाएंगे और अनरियल फाइनली ज़ीरो नहीं दिखा रहा है। ओके, आई हैड टू चेंज इट बाय दिस, है ना। माय प्रोजेक्ट तो दिया हुआ है, अच्छा ये इसका दिया हुआ है। ओके, नहीं बाय, इसमें मुझे यहाँ से ब्लैंक्स यूज़ करना पड़ेगा सब में, है ना। तो हम गेम्स में ही ब्लैंक यूज़ करेंगे। रीज़न ये है कि इनमें कुछ वैल्यूज़ कम रहेंगी, लेकिन गेम्स में सारी वैल्यूज़ मिलेंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट गेम शुरू करने के लिए या इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो दिया नहीं है, तो यहीं से क्रिएट करेंगे, वही रखना है, सी यूज़र डॉक्यूमेंट अनरियल प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ वहीं रहेंगे। और हम्म हम्म करने को कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट कम्युनिकेशन एक सेक्शन होता है जिसमें हम अलग अलग सीन्स को या अलग अलग बोलना चाहिए स्टेजेस को, फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मैंने इसको कंप्लीट एक अलग जगह बना के रखा हुआ है, राइट, और आप उसको गेम के अंदर भी यूज़ करना चाहेंगे, वो हेफ्टी होगा थोड़ा आपके लिए। अगर गेम्स के स्टेज में पूरा बना सको तो पूरा बना सकते हो, सिनेमैटिक्स के लिए अलग से भी स्टेजेस लेवल्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, लेयर वाइज काम होता है। बट लेयर वाइज किस तरीके से काम होगा, लेयर वाइज इस तरीके से काम होगा कि आपके पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट रहेगा, एक सीन रहेगा, बट आप सिनेमैटिक्स के लिए सेपरेट सीन, सेपरेट फाइल में बना सकते हैं, ताकि आप उसको बाद में एक्सेस कर लें। ठीक है, तो हम जब बनाएंगे उसके अलग अलग स्टेजेस, जब लेवल्स बनेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि किसी एक में आप हाइपर रेंडरिंग कर रहे होंगे, और हो सकता है किसी एक में आप बिल्कुल भी रेंडरिंग ना कर रहे हो, किसी में कैलकुलेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ठीक है, सो हम ब्लैंक में जाएंगे और इनमें से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बने बनाए ब्लूप्रिंट्स हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए। हम ब्लैंक में जाएंगे, हमारे पास प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट्स में सेट है ब्लूप्रिंट, ऑन रखेंगे। अभी फ़िलहाल सी प्लस प्लस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब हम सी प्लस प्लस में आगे जाएंगे, ब्लूप्रिंट भी एक लैंग्वेज है, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। ठीक है, उस पर बेस पे काम करना है, तो इसका आईडी चेंज होगा, इसका आईडी चेंज होगा। ठीक है, टारगेट प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप है फिलहाल, और क्वालिटी मैक्सिमम। स्टार्टर कंटेंट ऑन रखेंगे, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने डाउनलोड किया होगा स्टार्टर कंटेंट, वो चीज़ इसके अंदर आती है, या फिर शुरुआत करने के लिए जो स्टार्टर कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये देता है, वो चीज़ आपके पास रहेगी।
ठीक है, स्टार्टर कंटेंट में क्या क्या होता है, तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो एक्टर्स वगैरह यानी कि कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं होते। स्टार्टर कंटेंट का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, लाइट मिलेगी, और रिफ्लेक्शंस का कैलकुलेशन करने वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, अलग अलग टाइप के जो सीन को बनाने के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चीज़ मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, रे ट्रेसिंग ऑन नहीं करना है। कुछ आवाज़ आई ना, शायद प्रोबेबली यहाँ से आई थी क्या? ओके, सो रे ट्रेसिंग ऑन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ना ही हम रेंडरिंग के लिए अभी आगे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अच्छा वहाँ बुलाए हैं, ठीक, अच्छा अच्छा, माई कंडोलेंसेस। महक, कुछ हुआ नहीं है, फेयरवेल है फेयरवेल। केक आया है, केक मिलेगा तो जाना पड़ेगा जल्दी। तो देखो रे ट्रेसिंग जो है वो बेसिकली रेंडरिंग के वक्त के लिए लगेगा, अभी नहीं लगेगा। रे ट्रेसिंग क्या होती है? ओके, रे ट्रेसिंग एक्चुअली में इमेज, चलो यहाँ बता देता हूँ। फाइनल गैदर वर्ड सुने हो कभी? तुमने तो सुना हुआ है ना? वही बता रहा हूँ, फाइनल गैदर क्या होता था मेंटल रे में। आ, और थोड़ा इजी कर देते हैं इसको, छोटी सी चीज में देखो क्या होता है। उसको और डिफाइन कर देता हूँ ना, रे ट्रेसिंग को। क्या है कि रे ट्रेसिंग एक्चुअल में मेंटल रे से इंट्रोड्यूस हुई थी। मेंटल रे एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर था जिससे इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले क्या होता था, लाइट जो है ना वो बेक ही होके आपको मिलती थी, यानी कि वो अप बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन होता था मैश की। ठीक है, जिसको रेडियोसिटी कैलकुलेशन भी बोल सकते हो वो। हाँ ये वही है। मान लो, एग्जैक्टली exactly, वही। मान लो अगर, ले जाइए ले जाइए, मान लो कि हमारे पास कोई एक 3 डायमेंशनल वॉल है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा अगर ऐसा बना भी दें समझने के लिए, तो ये 3 डायमेंशनल वॉल है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में क्या है, ये रूम में लाइट्स कहाँ कहाँ दिखनी चाहिए, कितना दिखनी चाहिए। जब हम पेंसिल से शेड करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दिमाग में ये रखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइट यहाँ से आ रही है खिड़की से, तो यहाँ शेडो बनेगी। लेकिन लाइट कैसी फॉर्मेट में होती है? पार्टिकल फॉर्मेट में होती है। तो लाइट जो होते हैं ना वो एक वेव के तौर पे नहीं आती है, जैसे पानी या रिवर की वेव होती वैसे नहीं आती, वो होती है पार्टिकल के फॉर्म में। और वो जहाँ जहाँ लगती है वहाँ वहाँ क्या करती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, तो एनर्जी देख छोड़ती है। एनर्जी छोड़ती है तो इसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे लाइट लिट होता है। ये एक्चुअल रियल फिजिक्स है। अब रे ट्रेसिंग में क्या होता है, कैमरा के थ्रू ये चीज़ की जाती है। कैमरा के थ्रू कैलकुलेशन के लिए पार्टिकल फोटोन जिसको नाम दिया गया है, रियल वर्ल्ड में भी फोटोन ही होते हैं, बट इधर पे भी 3D में भी दिया गया है फोटोन नाम उनको। तो वो क्या करते हैं, वो कैमरा के थ्रू निकलते हैं, या लाइट सोर्स जो आपने दिया हुआ है वहाँ के थ्रू निकलते हैं, और वो जहाँ जहाँ बाउंस होते हैं, और जितने बाउंस होंगे, दैट मीन्स कि यहाँ बाउंस हुआ तो इतना एरिया, और अगर पीछे में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उधर बाउंस होगा, उधर बाउंस होगा तो इतना एरिया, ये सब वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। इसको बोलते हैं फाइनल गैदरिंग। फाइनल गैदरिंग क्या करती है, जिसको इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन जो बोला जाता है, यानी कि लाइट अगर जल रही है एक जगह तो दूसरी वॉल पे उसका इंप्रेशन नजर आएगा, वो लाइट जो है वो कैलकुलेशन फाइनल गैदर के थ्रू किया जाता है। तो मेंटल रे में क्या हुआ था, फाइनल गैदरिंग दिया गया था डायरेक्ट कैलकुलेट के लिए। रे ट्रेसिंग उससे बढ़कर दे दिया। क्या हुआ, रे ट्रेसिंग ऑन करते थे फिर फाइनल गैदर कैलकुलेट करते थे मेंटल रे में। अब क्या हो गया, केवल रे ट्रेस रह गया है, रे ट्रेस और सैंपल वैल्यूज। अब केवल वैल्यूज बता दो कि कितनी बार उस चीज को काउंट किया जाए ताकि एक्यूरेट कैलकुलेशन आए आपकी लाइट का। ठीक है, तो अब जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप लोग सब के सब 3D सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं, तो सब जानते हैं कि सैंपल वैल्यूज क्या करती है,
मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन करती है। सैंपल क्या होता है, बेसिकली बार बार पढ़ने की बात, ऐसा समझो बार बार पढ़ा जाता है। किसी चीज़ को आप बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, उसका एक्यूरेट आपके दिमाग में आ जाएगा, है ना। सेम चीज़ ये भी करता है, इसकी सैंपल वैल्यू से कैलकुलेट होता है। अगर इसकी सैंपल सबसे कम कर दोगे तो शेडोज जो होंगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी और शेडोज में डिथरिंग आ जाएगा, दैट मीन्स डॉट पिक्सल्स आ जाएंगे, है ना, डिथर वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा रे ट्रेसिंग पॉइंट है वो इसी कैलकुलेशन को बोलते हैं। अनरियल का रे ट्रेसिंग बहुत अच्छा है, अपग्रेडेड है, बहुत तगड़ा है, इसलिए इसमें क्या होता है, रन टाइम में रियल रे ट्रेसिंग होती है। रियल टाइम मतलब आपको अलग से पोस्ट रेंडरिंग नहीं करनी होती है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यही है। पोस्ट रेंडरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट बना लिया, लाइट्स लगा ली, सारी वैल्यूज लगा ली और फिर कंप्यूटर को लगा दिया रेंडरिंग के लिए, वो निकलता रहेगा घंटों। ये रन टाइम रेंडर दे देता है, बिल्कुल एक्यूरेट रेंडर दिखा सकता है ये। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है। ठीक है, अब वैल्यू रे ट्रेस को ऑफ रखेंगे क्योंकि अभी फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं कंप्लीट रेंडरिंग के लिए। हम लोग प्रोजेक्ट नेम 01 रखते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कोई वैल्यू ऑन करने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। लेट्स गो टू क्रिएट, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। नहीं नहीं, बंद नहीं होता, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है ना, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ, वो ऐसे ही जाता है, वो एपिक गेम के थ्रू चल रहा है ना, एपिक गेम्स का ही सॉफ्टवेयर हो गया है अब ये अनरियल। तो काफ़ी उसने ये अनरियल एरिना जो गेम आया था ना उसका लोगो है ये। हाँ, अनरियल टूर्नामेंट, अनरियल एरिना, अनरियल टूर्नामेंट, क्वेक एरिना, क्वेक एरिना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो अलग है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सबॉक्स का सोच रहे हो क्या। यूनिटी वो अलग है, यूनिटी वो अलग डिफरेंट इंजन है। वो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा करता है ना, तभी तो वो मास चला पाता है, नहीं तो वो मासी वीडियोस नहीं बना पाएगा करके। सो अनरियल एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा और फिर हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज आएगी और थोड़ा सा बोलेगा लाइट नीड्स टू बी रीबिल्ट वन अनबिल्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो एरर दिखाता है बट यू डोंट नीड टू पे दैट मच अटेंशन टू इट। ठीक है, अब इसको पैनलाइजिंग कर लें, समझें कि ये एक्चुअली में है क्या पूरी चीज़। सबसे ऊपर में मेन्यू बार होता है अनरियल का। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन सबसे आपको ये भी बता दूं कि इसका इंटरफेस इतना स्मार्ट है कि आपको ज़्यादा इधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पे अगर आप जाओगे तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि क्या बोलते, सब इधर ही अवेलेबल है। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू गो एवरी टाइम ओवर हियर, क्योंकि इसके भी सब ऑप्शंस हैं जो कि यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस ये है कि अगर जो भी यहाँ ना मिले वो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, प्लस नाउ हमारे पास मिनिमल डिफ़ॉल्ट का एक टैब है जो सबसे पहले ओपन रहता है, राइट। और इसके बाद आपके पास एक आता है ये जो टैब है इसमें क्रिएट पैनल्स या क्रिएट कमांड सारे इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आपको क्रिएट करना है वो सारे ऑप्शंस यहीं मिलेंगे। तो शेप्स के साथ ये सारी वैल्यूज़ क्रिएट करनी है ना, लाइट्स क्रिएट करनी है, और अगर कोई आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है या फिर आपको कोई भी मोड क्रिएट करना है जिस मोड पे गेम चलेगा, यानी गेम की कोडिंग या कोडिंग का बेस जो भी कुछ बनाना है वो सारा कुछ यहीं से बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद ब्लूप्रिंट सेपरेट बनेंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स और कैरेक्टर के कोड या कैरेक्टर का जो बेस होता है, क्योंकि जब गेम बनाते हैं ना तो गेम बनाते समय आपको क्या करना पड़ता है, एक बेस तैयार करना पड़ता है गेम के लिए, कि इसका मैकेनिक्स तो हम बाद में डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर पे जैसे मारियो हो गया, मारियो साइड स्क्रॉलर गेम है। ठीक है, तो साइड स्क्रॉलर का एक बेस तैयार करना पड़ेगा, तब आप क्या क्या उसके अंदर एबिलिटी दे रहे हो कि वो गुम्बाज के ऊपर कूद के उसको मारेगा तो इतना पॉइंट मिलेगा, और सर दीवार पे मारेगा तो दीवार शैटर हो जाएगी, ये सब फिर अलग कोडिंग होती है। ऐसे ही सारे गेमिंग इंजन्स में होता है, अनरियल भी कुछ उससे अलग नहीं है। ठीक है, अनरियल भी ऐसा ही करता है, एक बेस बनाता है, प्रीसेट बेस नहीं होता, बना बनाया गेम नहीं होता, लेकिन एबिलिटीज़ कैलकुलेट की जाती है, क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्रिएट कंटेंट सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। पूरा ये पैनल जो है वो क्रिएट के लिए होगा, प्लस इसमें गेम प्ले पैनल भी मिलेगा, यानी आप अपना जो भी गेम बना रहे हो उसको रन टाइम पे यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म में दिखाना है वो भी यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये पोर्टिंग के वक्त की चीज़ है, अभी काम नहीं आएगी। जब हम गेम पोर्ट करेंगे दूसरे लास्ट एंड प्रोडक्ट में तब आएगा इसकी ज़रूरत। हाँ हाँ, वो कर सकते हो, वो वहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ना, जो रे ट्रेसिंग का वहाँ दिया है, यहाँ पे भी आ जाएगा। सी प्लस प्लस में भी करोगे एक्सेस तो कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस एक्सेस का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस विजुअल सी जो वीडियो भेजे थे ना, विजुअल सी इसमें भी मिलता है। तो यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो एंटायरली अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो मिलता है आपको, वो वैल्यू बढ़ानी है, कम करनी है, या उसकी रीप्रोग्रामिंग करनी है स्ट्रक्चर की, वो कर सकते हो। अनरियल डायरेक्ट ऑप्शन देता है उसके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे पूरे ऑप्शन रहेंगे, और ये मोड्स हैं, अलग अलग मोड्स में इनके अकॉर्डिंग चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, ये वाले जो हैं, अब इसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, जब टेरन हम लोग बना रहे हैं या कुछ बोलना चाहिए लैंडस्केप तैयार कर रहे हैं, या गेम का कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, मैप तैयार कर रहे हैं, तब के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और ये थोड़े से आगे के काम आएंगे जब हम लोग बोलते हैं ना कि क्लोनिंग करनी हो या मल्टीपल क्लोन्स ऐड करने हो, तब के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो एनिमेशन के लिए अलग टेम्पलेट मिलेगा, हाँ, पोजिंग, और ये स्टोर करानी पड़ती है आपको अपने कैरेक्टर्स की इस पे। ठीक है, तब उनको यूज़ कर पाएंगे। सो अभी फ़िलहाल हम इसको सेलेक्ट ऑप्शन शिफ्ट 1 ऑप्शन है इसके अंदर, वहाँ पे मिलेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल स्पेस बार कंटेंट ब्राउज़र का, और अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर दो कि वो हमेशा यहाँ दिखता रहे लॉक कंटेंट ब्राउज़र, तो वो नीचे भी नहीं होता है, वो वहीं पे लगा रहेगा। कंट्रोल स्पेस बार से भी एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखो ये शेडर जो है ना पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, तो जब ये हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो इसलिए जब भी अनरियल शुरू करो तो 15-20 मिनट बाद उसको वर्क के लिए लाना होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, नहीं तो हाँ, राइट, उसको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो वो एक्चुअली काम नहीं करता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देखो कंटेंट ब्राउज़र क्या होता है। कंटेंट ब्राउज़र वो पैनल होता है जहाँ पे गेम के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब यहीं आएगी। ठीक है, प्लस आपकी अनरियल का जो कंटेंट होता है, यानी कि अगर आपने जहाँ पे अनरियल सेव किया हुआ है, लेट जस्ट से हमारा सी ड्राइव में ही, इट्स नॉट ओवर हियर, शायद डॉक्यूमेंट्स, अनरियल प्रोजेक्ट्स, अनरियल 001, यहाँ पे जो कंटेंट है ये यही एग्जैक्ट डिपिक्शन होता है इसका। ठीक है, आप डायरेक्ट उसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो, तो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट वहाँ डाला हुआ है तो वो यहाँ दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डालोगे कोई प्रोडक्ट तो वो वहाँ दिखा जाएगा। बस, हाँ, वो ऐसा नहीं दिखाता, वो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में होता है। माया में क्या होता है, सब चीज़ दिखाने के बाद फिर से री वो करना पड़ता है। यहाँ पे क्या कंट्रोल डायरेक्ट रहता है। ठीक है, तो आप जितनी भी चीज़ वहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अभी देखो स्टार्टर कंटेंट में ये चीज़ें हमको मिल रही हैं, है ना, प्रीवियसली ये ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, और हर चीज़ का एक डिवीजन इधर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैटेगोरिकली डिवाइड करेंगे जब गेम बना रहे होंगे, क्योंकि ये जितने भी चीज़ दिया हुआ है ये सारी की सारी आपकी एसेट्स हैं। कौन सी एसेट्स, जो जो हम लोग प्रीवियस हमने देखा था ना, जो टेम्पलेट वगैरह देखा था, वो एसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टर पैक के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, यूज़ कैसे करना है तो क्लिक एंड ड्रैग करके अंदर लाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें नहीं, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़, कोई भी चीज़ आपको अपने यहाँ पे फोल्डर में अरेंज करना है, सब कुछ करना है, तो राइट क्लिक करके आप इसमें एक ओपन करो, सॉरी ऐड में क्लिक कर दो, तो देन यू कैन ऐड दैट। और प्रोबेबली यहाँ से भी ऐड होता है, एक हो गया इधर। हाँ, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टर पैक है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो न्यू फोल्डर से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़।
तो असॉर्टिंग बहुत आसान हो जाती है, अच्छे से आप इसमें अपना सारा फाइल्स वगैरह इसमें रख पाओगे। ठीक है, अब राइट तरफ में आपकी सेटिंग्स होती हैं, तो इसमें वर्ल्ड सेटिंग और लोकल सेटिंग, दो अलग अलग टाइप की सेटिंग मिलती है। लोकल सेटिंग्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे ना तो डिटेल्स में दिखाता है, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ रखा है, उसकी वेक्टर वैल्यू क्या है, रोटेशन क्या है, उसमें कौन सा मैश कनेक्टेड है, कौन सा 3D मैश उसके साथ जुड़ा हुआ है, और कौन सा एलिमेंट उसके अंदर लगा हुआ है, यानी टेक्सचर कौन सा लगा है, शेडर कौन सा लगा है, वो सब वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। डबल क्लिक करोगे तो हर एक चीज़ का एक ब्लूप्रिंट ओपन होगा, है ना, नोट सिस्टम ओपन होगा। इसको हम ब्लूप्रिंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारा कुछ ब्लूप्रिंट के फॉर्मेट में ही दिखता है ना। तो ये जो नोट ग्राफ है, मटेरियल ग्राफ, इसमें आपको सारा ऑब्जेक्ट कैसे बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट का सिस्टम है। अब इसमें कुछ नहीं है, मॉडलिंग का नहीं है, इसमें टेक्सचरिंग का पोर्शन है ये पूरा। तो जब हम टेक्सचर देखेंगे तब के लिए आएगा ये, ठीक है। शेडर टेक्सचर अप्लाई कैसे करना है, इसको कैसे समझना है, ये पूरे अलग अलग है ना हायरार्की। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए रहेगी हमारे पास, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जितनी एक एज अ ऑब्जेक्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स के अंदर मिलेगी, यानी कि इसका टेक्सचर, इसका मैश, इसमें फिजिक्स कौन सी अप्लाई होगी, कैसी अप्लाई होगी, कोड कहाँ पे अप्लाई होगा, वो सब कनेक्शन डिटेल्स के अंदर भी मिलेगा। इसको कैटेगरिकली यहाँ डिवाइड किया गया है। जनरल जब क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा, जनरल इंफॉर्मेशन, राइट। अगर एक्टर में गए, एक्टर क्या है, ये क्लास है। क्लास के बारे में हम लोग डेफिनेटली आगे जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर क्लासेस, लेकिन ये एक टाइप का क्लास है, पेरेंट क्लास बोलते हैं इसको। ऐसी सब कैटेगरी क्लासेस बहुत सारी हैं अनरियल के अंदर में, ठीक है। तो क्लासेस जो एक्टर क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्टर है जिसका गेम में यूज़ नहीं है, बस वो वहाँ खड़ा रहता है, घूमता रहता है, जिसका कोई आप इंटरेक्टिबिलिटी नहीं है उसके साथ, तो आप एक्टर क्लास वहाँ पे रखते हैं। और अगर किसी को मूवमेंट देना है या कुछ देना है तो उसके लिए सेपरेट क्लासेस, पेरेंट क्लासेस होती हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इंक्लूड कंपोनेंट, इसके बारे में आगे बात करेंगे, एलओडीज क्या होते हैं। मिस्क यानी कुछ मिसलेनियस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई है वो चीज़ यूज़ करने के लिए, यानी आपको इसको टैग करना है, लेबल प्रोवाइड करना है ना। और रेप्लिकेट के लिए तो नहीं, और ऑप्शंस हैं अरेज 0 एलिमेंट्स के। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं, इनको यूज़ नहीं करा जाता ज़्यादातर, बट आप टैगिंग वगैरह लेबलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। फिजिक्स कोलिजन जब अप्लाई करोगे तो केवल उतने ही सेक्शन पे आएगा, राइट। ये है नीचे पूरा जाता है, अगर आप इसको ऑल कर दोगे तो सारी वैल्यूज़ एक साथ दिखने लगेंगी पूरी यहाँ पे, बट टैब पे क्लिक कर दोगे तो आपको वही सर्टेन पॉइंट नज़र आएगा। कोलिजन जो है, कोलिजन फिजिक्स का हिस्सा है, तो कैसा कोलिजन होगा और एक्टर में कितने टाइप के कोलिजन यूज़ किए जा सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे जब हम लोग फिजिक्स अप्लाई करेंगे अपना फिजिक्स तो होगा। इसमें खासकर फिजिक्स जो है वो एक्चुअल फिजिक्स अप्लाई होती है, दैट मीन्स कि जो फिजिक्स के एक्चुअल टर्म है जैसे टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, या डैम्पिंग वैल्यू, प्रेशर वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो वही टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज़ होते हैं जो फिजिक्स के हैं एक्चुअल, ठीक है। रेंडरिंग के लिए, लाइट रेंडरिंग, शेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, शेडो कास्टिंग ऑन होना है नहीं होना है, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे मिलता है। जैसे ही ऑन करो ऑफ करो तो यहाँ से शेडो कास्ट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स डिटेल यानी उस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट की डिटेल्स हमको इस डिटेल ऑप्शन में मिलती है। और यहाँ पे आउटलाइनर होता है, जैसे माया में आउटलाइनर था, मैक्स में सिलेक्शन विंडो होता है, या ये वो सेक्शन होता है यहाँ पे संपूर्ण चीज़ डाली जाती है। तो जो भी आपका गेम में यहाँ पे भी यूज़ हो रहा होगा वो भी इधर ही होगा, बट व्यू पोर्ट में जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। व्यू पोर्ट में जितनी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे वर्ल्ड सेटिंग ऑप्शन भी होते हैं, और भी सेटिंग्स ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इनको अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे ज़्यादा, हम केवल वर्ल्ड सेटिंग में जाएंगे। वर्ल्ड सेटिंग ऑप्शन जो होता है वो ग्लोबल सेटिंग के लिए है गेम की, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जितना भी वैल्यूज़ पे आप काम कर रहे हो वो सब यहाँ पे आएंगी। एक में अप्लाई किए तो सब में अप्लाई,
सारे स्टेजेस, सारे मैप्स, सारे लेवल्स, हर चीज़ों के लिए वर्ल्ड सेटिंग दिया हुआ है यहाँ पे। एनिमेशन नहीं है, कोई भी चीज़ क्रिएशन के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ क्रिएट होना मतलब एनिमेशन जो है वो क्या बोलते हैं, 3D सॉफ्टवेयर में आप एनिमेट करते हैं वहाँ से। बिल्कुल। जैसा आप सोच रहे हैं एनिमेशन का, ऐसा इसमें एनिमेशन होता नहीं है गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए सेपरेट एनिमेशन तैयार होता है। उसमें क्या होता है, एक लाइन पे अगर मान लो आप एक फाइल के अंदर कोडिंग करने के ऊपर होता है बेसिकली। अगर आप तैयार कर रहे हो, लेट्स जस्ट से फाइ से कि एक कैरेक्टर आपने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपको गेम में इसको डालना है तो आप एक ही बार में सारे एनिमेशन तैयार कर सकते हो इसके। यहाँ से यहाँ तक रनिंग, दौड़ने वाला, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से जंप हो गया, है ना, डेथ एनिमेशन हो गया एंड सो ऑन। आपने एनिमेट किया टाइमलाइन पे, क्योंकि आपको पता है ये टाइमलाइन यहाँ पे है, चलो इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ, तो ये टाइमलाइन है ना, और आपने सबको एक साथ एनिमेट कर दिया। और इसी को आप ले जाते हैं अनरियल के अंदर और वहाँ पे कोड करते हैं कि इतने से इतने फ्रेम प्ले होने चाहिए जब मेरा W बटन दबे या मेरा ये पर्टिकुलर बटन दबे, तब ट्रिगर होगा कि इतने से इतना ही फ्लेम चलेगा। एक लेवल ऑफ कोड ये होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट कोडिंग, ठीक है। और एक कोड क्या होगा, आप अलग अलग फाइल बना लोगे और सबको, राइट, और सबका एक क्लास बना दोगे, है ना, कि भाई अगर ये फलाना को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, तब ये जंप करे, W दबा है तो फिर इधर आएगा, ये दबा है तो फिर वो, ऐसे सब कैटेगरी फाइल्स यूज कर लो। आप अलग अलग फाइल्स को भी ला के यूज कर सकते हो, और या फिर आप एक ही स्ट्रिप में सारा एनिमेशन बना लो और उसको कॉल करते रहो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फ्रेम्स में। ज्यादा सही ये वाला तरीका होता है। हम्म। डेफिनेटली कोड चेंज करना पड़ेगा, वो तो है, वो तो मतलब आपको अगर मान लो इसके बीच में या इसके बाद अगर कोई चीज़ आपको ऐड करनी होगी, तो ऊपर वाले में क्या है, मॉड्यूलर सिस्टम ज़्यादा है, मॉड्यूलेशन ज़्यादा है। क्योंकि आप जंप के बाद मान लो आपने बोला हंसने वाला एनिमेशन चाहिए, तो हंसने वाला क्या है, अलग से फाइल कहीं पे एनिमेट करके आप वापस लाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेमोरी कंजम्पशन से में ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक ही फाइल से रिकॉल कर रहे हो और एक ही स्ट्रिप में सारा एनिमेशन है। दोनों के कैच हैं, हर चीज़ में कैच है। इसमें फाइल साइज बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग फाइल्स कॉल कर रहे हैं, तो सब चीज़ें होनी चाहिए आपके गेम के अंदर, पूरी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी इसके लिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, फाइल साइज का इश्यू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन का इश्यू होगा, तो कॉम्प्रोमाइज दोनों यूज करोगे तो गलत हो जाएगा ना। दोनों कैसे यूज कर, नहीं तो वो आपके गेम, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो क्लैश का ही पॉइंट होगा। क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मान लो यहाँ पे जंप है और यहाँ पे भी जंप फाइल है, तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी कि जंप कौन से वाले से कॉल करना है। फिर सब चीज़ों की क्या करनी होगी, नेमिंग प्रॉपर रखिए। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम बाउंडेशन है, आपको यही बोलेगा कि ऊपर कर लेगा और नीचे कर लो, है कि नहीं। नहीं तो अगर दोनों करोगे तो दोनों को मैनेज करने में आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो ये चीज़ में क्या होगा कि काम करने के तरीका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इन दोनों चीज़ों में अंतर रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा व्यूपोर्ट पे। व्यूपोर्ट संचालन जो है, यानी व्यूपोर्ट का यूज़ जो है ना, इसका कंट्रोल जो है वो अलग है, माया मैक्स वगैरह से अलग है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जूम इन जूम आउट के लिए तो चलो आपके पास माउस, आपके पास बटन है, ठीक है, ऑल्ट दबा के आप घुमाओगे तो वर्ल्ड ऑर्बिटल होता है, वर्ल्ड ऑर्बिट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रिक करने के लिए F है, ये शॉर्टकट तो हमेशा माया के जैसा है
है ना। क्लिक करके ड्रैग करोगे, मिडिल माउस बटन जेड है उसमें फोकस करने का शॉर्टकट मैक्स में, तो आप इसको घुमाएंगे ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें घूमने के लिए यानी कि पूरे व्यू पोर्ट में आगे पीछे या पूरा व्यू पोर्ट घूमना है तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, आपके पूरे इन्वायरमेंट में राइट क्लिक करके केवल ड्रैग करोगे ना तो आपका कैमरा फोकस चेंज होगा, ठीक है। कैमरा का जो फ्रंट कोन होता है बोलते हैं, वहाँ चेंज कर सकते हो, टारगेट चेंज कर सकते हो। और अगर WASD यूज़ करेंगे इसके साथ तो फिर आपको इन्वायरमेंट घूमने को मिलेगा। ASD जो गेमिंग वाला, जो गेम खेलते वक्त WASD करते हैं ना, बस नहीं, W दबाओगे तो फ्रंट जाएगा, S दबाओगे तो बैक जाएगा, राइट के लिए D, लेफ्ट के लिए A। हाँ चलता जाएगा, जैसे गेम खेलते हैं बस वही है, हेंस गेमिंग इंजन है ना। है ना, वो इसीलिए। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपको जो चीज़ मिलती है, अनरियल का ये वाला स्टार्टर पैक जो है इसमें ये मिलता है, लेकिन अगर कंप्लीट ब्लैंक में जाओगे ना तो एक पूरा लैंडस्केप बस दे देगा, यानी एक ब्लॉक दे देगा, वो अंतहीन ब्लॉक जैसा दिखता है, ठीक है। बाकी है उसका भी एंड होता है। तो देखो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ना, ये स्काई डोम है, डोम लाइट ऑलरेडी लगी हुई है। हाँ बादल, एनिमेटेड बादल भी हैं और इनका रिफ्लेक्शन भी काउंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखना है कि आपका व्यू पोर्ट पे कितना अच्छा चल रहा है अनरियल, वो देखना है तो यहाँ पे आपको FPS, शो FPS ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल शिफ्ट H शॉर्टकट है, जब इसको दबाएंगे तब आपको ये FPS फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको चलना चाहिए 120 में, अगर आपका सिस्टम बिल्कुल आइडियल है अनरियल के लिए तो 120 FPS में इसको चलना है, ठीक है। 60 FPS से लेकर 120 बोला जाए, क्योंकि 60 FPS जो है वो सबसे नीचे का बार है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 30 FPS में जा रहा है मतलब आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ना। 120 मतलब आपका टॉप नॉच क्वालिटी है। 100 चल रहा है तो ठीक है, 12 कोर है ना, अब हमारा बस चले तो हम तो 18 लगाएं, ठीक है। अब ये क्या है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके पास, हाँ ये जो दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट क्लासेस हैं, और इन्हीं की बदौलत ये पूरा का पूरा सीन दिख रहा है, ठीक है। तो इनमें से जैसे ये क्लिक किया तो ये स्काई लाइट है, राइट। इसको डिलीट करते हैं, सिंपल डिलीट करोगे लाइट खत्म हो गई, है ना। ये वाला जो है ये स्काई लाइट है, इसको 3D लैंग्वेज में डोम लाइट बोला जाता है। जो 3D वर्ल्ड में जाते हैं ना तो वहाँ पे डोम कहलाता है। माया में डिफ़ॉल्ट लाइट भी स्काई लाइट होती है, वहाँ पे भी एक स्काई लाइट होती है, डायरेक्शनल लाइट जिसको बोलते हैं, है ना। तो डायरेक्शनल ये वाली है, ये डोम लाइट है, यानी कि एक स्फेयर के तौर पे पूरी और चारों तरफ लगी रहेगी और नीचे पे चारों तरफ से लाइट फेंकती रहती है, ठीक है। तो लाइट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ क्रिएट करेंगे तो लाइट्स के भी पूरे ऑप्शंस हैं इधर पे, वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की रेक्ट लाइटिंग, स्पॉट लाइटिंग, स्काई लाइट, डायरेक्शनल लाइट रहेगी। तो जब लाइटिंग ऐड करेंगे तब भी देखेंगे इस चीज़ को। हाँ डिसाइड कर सकते हैं आप, सारा एरिया जो है वो यहाँ डिटेल्स में डिसाइड करते हैं पूरी चीज़। इसकी रेंज होती है और इंटेंसिटी मिलता है, ये स्काई डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। ये वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग। हाँ डिस्टेंस जो कैलकुलेट करता है वो डिके, डिके है, डिके वैल्यू। तो ये वही वैल्यू है, बेसिकली क्या है, लाइट कहाँ तक दिखनी है वो डिस्टेंस यहाँ से कंट्रोल होता है। प्लस इसमें इंटेंसिटी स्केल है, तो यूनिफॉर्म कितने एरिया तक रहेगी वो वैल्यू यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। अब लाइट्स का कॉन्सेप्ट, 3D का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें, मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहेगा कोर्स में, क्यों, क्योंकि वो हमारा पोर्शन ही नहीं है। लेकिन लाइटिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें लाइट्स लगा के रेंडरिंग निकालना है, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास
रहेगा वर्क के लिए। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्काईलाइट मिलती है, ये रिफ्लेक्शंस के लिए हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कैप्चर 10, ये क्या करेंगे, ये इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करके रिफ्लेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर सीन पे रिफ्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यही है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू खींचते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपका क्या बोलते हैं, शेडोज। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा गेम की मेमोरी खींचता है। इसलिए आप जब फ़ोन में देखोगे ना तो यही 3 चीज़ें नहीं दिखती हैं, या सबसे लो क्वालिटी नज़र आएंगी, सबसे लो क्वालिटी यही 3 चीज़ रहेगी, क्योंकि प्रोसेसर की वैल्यूज़ यही है, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। जैसे आपका शेप ये बदलेगा ना तो उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। ये देखो ना, कैलकुलेशन होती जा रही है, रन टाइम कैलकुलेशन होती जा रही है, तो ये होता है। ये तो ऑडियो के लिए दिया हुआ हैंडल है। ठीक है, यहाँ पे तो ये भी रिफ्लेक्शन के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग रिफ्लेक्शन लगाया हुआ है उसने, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा ना। लगता है रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कराना है अगर, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लास ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, तो उस शेडर जो आप बोल रहे हैं वही शेडर 3D के अंदर में क्या होता है, क्योंकि पोस्ट रेंडरिंग सिस्टम होता है, इसलिए शेडर ये वैल्यूज़ को पोस्ट में कैलकुलेट करता है। हाँ, और ये जो है ये यहाँ पे रन टाइम कैलकुलेशन कर रहा है, इसलिए सामने में है ना, तो जहाँ पे उसको लगाओगे वो उतने ही एरिया का रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेटर है, ये सब कैलकुलेटर्स ही हैं, सारे कैलकुलेटर्स ही हैं, सब रन टाइम में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये है प्लेयर स्टार्ट, यानी इसको जब भी लगा दोगे ना तो जो भी आपने प्लेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो हमेशा वहीं से शुरू होगा। तो कहीं पे भी रख दोगे इसको, वो अपने आप पकड़ लेता है कि प्लेयर क्लास कहाँ पे डालना है। तो ये प्लेयर स्टार्ट इसलिए लगता है, इसके अंदर कंट्रोलर का भी साइन है, कंट्रोलर आइकॉन बताता है कि इसके अंदर वो एबिलिटी है कि आप इस पर वॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। डायरेक्शनल लाइट है। ठीक है, ये क्या करती है, WER, ये 3 ऑप्शंस होते हैं ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, तो W से मूव करा पाओगे लाइट को, E जो है वो रोटेशन, वो ब्लेंडर में अलग है ना। हाँ, आर से रोटेशन, ब्लेंडर में क्या है कि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो भी फंक्शन कराना है उसका बटन दिया हुआ है, दैट मीन्स उसी का नाम का सामने का इनिशियल लेके दबा दो और वो काम होने लगे, इसलिए जी ग्रैब बोला जाता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो ग्रैब जी दबाओ, जी दबाओगे तो मूव करा पाओगे, रोटेशन हो जाता है। उसने इनिशियल लेके बनाया हुआ है। यहाँ पे WER जो है वो ऑटोडेस्क का स्टैंडर्ड कीवर्ड होता है, WER सब में सेम है। हाँ, हाँ, ये पूरा वैसे ही WER है ना। हाँ, माया में भी, मतलब ये ऑटोडेस्क और एडोब और ये जो कंपनीज हैं इन्होंने एक अपने सॉफ्टवेयर के लिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो वही चीज़ अनरियल भी फॉलो कर रहा है ना। ई में क्या होगा, आप रोटेशन दे सकते हो। ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ से कंट्रोल की जाती हैं, यानी कि इनकी पोजीशनिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्नैप होती है ग्रिड के ऊपर। ये जो नीचे दिख रहा है ये ग्रिड है, राइट, तो इस ग्रिड के ऊपर स्नैप होती है और इसकी ग्रिड की पोजीशन जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होती है। ये स्नैपिंग ऑप्शंस होते हैं, ये एंगल स्नैप है और ये पोजीशन स्नैप है। ठीक है, तो अगर इसको मैं 1 कर दूं, या लेट जस्ट से कि मैं इसके ऊपर में कोई एक वैल्यू 10 स्नैपिंग पे ही रखता हूँ और कोई एक स्फेयर वैल्यू क्रिएट करता हूँ, बेसिक शेप, सॉरी शेप्स, क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास एक क्यूब आ गया। अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो वो हल्का सा वो कर रहा है ना जर्क, वो स्नैपिंग है ना। इसको 100 कर दूंगा तो वो ग्रिड स्नैप होगा। हाँ, 100 ग्रिड नहीं क्रॉस कर रहा, 100 पिक्सल्स वेक्टर, 100 वेक्टर वैल्यू क्रॉस कर रहा है। क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगा, सो यू कैन सी,
नहीं नहीं नहीं, एक ही ग्रिड है। तो वो 100 पिक्सल के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। पिक्सल मैं बोल रहा हूँ, वेक्टर बोल रहा हूँ उसको, वेक्टर। कम रखना अच्छा है, यानी 10 से 1 रखो तो ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। ये देखो प्रिसाइज रहता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट 10 प्रिसाइज रहता है, पर अगर आपका ग्रिड बड़ा है तो यहाँ से बढ़ा लो, बढ़ा लोगे तो देखो ये है एक 100 बाय 100 का ग्रिड, उसके बीच में वो घूम रहा है ना, वो स्नैप हो रहा है। 5 कर दूंगा तो वो छोटा हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा, यहाँ से समझ आएगा वो स्मूथ है। और 1 कर दोगे, इस पे ब्लू पे क्लिक कर दोगे तो बंद हो जाएगी स्नैपिंग। ग्रिड पे स्नैप हो रहा है, ठीक है। और वो स्नैपिंग ज़रूरी है ग्रिड पे स्नैप, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं या उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें ग्रिड में ही रखना होता है उसको। रोटेशन बस है ना, बाकी यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हो। मूव कराने के लिए यहाँ पे हमारे पास कैमरा स्पीड ऑप्शन होता है ना। तो अगर आप इसको राइट क्लिक करके अभी मूव करा रहे हो तो क्या है, स्केल छोटा होने के कारण ये काफ़ी तेज़ आगे बढ़ता है, क्योंकि साइज छोटा है इसके कारण से कैमरा ज़्यादा तेज़ भागता है। तो इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा की जा सकती है ना। तो अगर मैं इसको 2 पे रखता हूँ ना, देखो ना कितना धीमे चलेगा। पाँच पाँच का है, इसको फिक्स कर देते हैं। राइट, तो जो भी आपको बेहतर लगे उस स्पीड को यूज़ कर सकते हो आगे वर्क करने के लिए। ये स्केलिंग का वो है, क्या बोलते हैं, स्नैप है तीनों चीज़। तो ये पूरे के पूरे स्नैप ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। हाउ ऑब्जेक्ट स्नैप्स टू सरफेस, तो किस तरीके से कितने ऑफसेट पे उसको स्नैप करना है। ऑफसेट वैल्यू जहाँ पे भी मिले, यानी सेंटर से कितना दूर तक उसका डिस्टेंस होगा। कहीं पे भी अगर ऑफसेट हमको मिलता है, इसका मतलब यही होगा कि उसके एंकर पॉइंट से कितना दूर हमको डिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास रोटेशन का है, सॉरी, गिज्मो कैसा दिखना चाहिए उसका है, यू कोऑर्डिनेट बिटवीन द वर्ल्ड एंड लोकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये 3D में अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट स्पेसेस होते हैं। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर आप रोटेट कर रहे हो या मूव कर रहे हो तो वो किस स्पेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करे। पूरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो उस उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसका कहने का मतलब है, हाँ, रेफरेंसेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे 3D वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ल्ड होते हैं। एक होता है वर्ल्ड व्यू, एक होता है लोकल, एक होता है ऑब्जेक्ट, है ना। मैक्स में जाओगे तो और 7 निकल आते हैं उसमें, है ना। फिर क्या बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इसका रोटेशन कितना हो, इसकी पोजीशन कहाँ पे है। एक्चुअली में पोजीशन कोऑर्डिनेट, रोटेशन कोऑर्डिनेट और स्केल कोऑर्डिनेट को काउंट करने के लिए ये व्यूज़ बनाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से स्केल करना है, तब आपको यहाँ पे वर्ल्ड व्यू ऑन करना पड़ता है ना। और अगर रोटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, ये जो आपका ये जो गिज्मो है, अब इसमें देखो ये मैंने किया तो ये कैसा दिख रहा है, तिरछा है ना। अब अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखो वो ऑब्जेक्ट लोकल हो गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी अब पोजीशन सेट हो जाएगी। तो अब मैं आसानी से इसको यहाँ पे सेट कर पाऊंगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन से मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा। वही है, सेम चीज़ है, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। हम्म, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑन होगा इसलिए रहता है। आप बाकी दे सकते हो, माया में अलग से
सब चीज़ दे सकते हैं, है ना। तो वो तो है, टूल्स में जाके हम देख सकते हैं। और बाकी ये ऑप्शन वही WER वाले ऑप्शंस हैं, और स्केल के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन के लिए ये ऑप्शन हमारे पास रखा रहेगा एरोस का। पर्सपेक्टिव अलग अलग ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव सारे अवेलेबल हैं, तो कंट्रोल J, कंट्रोल Shift J, Alt K, बाप रे अलग अलग टाइप के हैं। ऑल्ट दबाओगे तो फिर आपको ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या होता है जिनकी मैक्स की आदत है ना वो इसमें काम करेंगे। माया वाले जो हैं वो पर्सपेक्टिव, ब्लेंडर वाले पर्सपेक्टिव में काम करेंगे, लेकिन मैक्स वाले जो हैं वो उसी में जाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके पैनिंग, पैनिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑर्थोग्राफिक व्यू बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको बिल्कुल दो ही ग्राफिक 2D फॉर्मेट में पता चल जाता है ये चीज़ कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा। तो ये है, यहाँ से टॉप व्यू आ जाएगा, राइट, कि ऑब्जेक्ट कहाँ और कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वो चीज़ यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे पूरा का पूरा। सिनेमैटिक व्यू पोर्ट, वो सारी जितनी वैल्यूज़ वहाँ पे लगी हुई हैं सबको रेंडरिंग कैलकुलेट करके दिखाने के लिए सिनेमैटिक व्यू पोर्ट होता है ना। डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट जो है उसमें हर एक वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट हो रही है, लेकिन हाइपर रियलिज्म के साथ नहीं हो रही है पूरी चीज़। हाँ, इसमें पॉलीगॉन नहीं आते ना, क्योंकि गेमिंग वर्ल्ड है, सारा चीज़ ओबीजे में कन्वर्ट होके आता है। FBX OBJ। हाँ 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 हाँ, वही मैं, फेसेस ट्रायंगुलेट होके आते हैं, बेसिकली उस टर्म को बोलते हैं टेसलेशन, है ना। तो एक पॉलीगॉन के बीच में एक डायगोनल लाइन आती ताकि उसका कर्व मेंटेन रख सके, क्योंकि यहाँ पे आके टर्बो स्मूथ काम नहीं करता है इन जगहों पे आके। ये एक टेक्निकल टर्म है 3D लैंग्वेज का। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर लगता है टर्बो स्मूथ का, है ना। तो लेकिन यहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करती, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आती है वो क्या होता है, टेसलेट होके आती है। तो जो भी आप मैश देखते हो उसके बीच में अगर ऐसी ऐसी ट्रायंगल लाइन है या सिंगल लाइन है, एज, डायगोनल एज, तो वो टेसलेशन होगा, ठीक है। सो हाँ, सब चीज़ में टेसलेशन बेसिकली कर्व को मेंटेन करने के लिए होता है। एज देते हैं ना, हाँ, उस फॉर्म को मेंटेन कर सके या कर्व बना सके, कर्व ड्रॉ करने के लिए टेसलेशन ज़रूरी है। एग्जैक्टली exactly। तो जितना भी चीज़ है वो आपका टेसलेशन जो है उसी से बनता है, क्योंकि ये जो मॉडल अगर आपको दिख रहा है, ये इतना कर्व जो बना है, वो पीछे में भले ही दिखाते समय 3D में पॉलीगॉन दिखाता है, लेकिन उसमें टेसलेशन बना रहता है। टेसलेशन के कारण ही वो बेंड होता है 3D ऑब्जेक्ट। वायर फ्रेम में दिखेगा ना, ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते ना अपन, ये देखो ना, ये सारे टेसलेट हुए ऑब्जेक्ट हैं। ये देखो हमारा क्यूब। हम्म, सब नहीं नहीं, जो माया में तुमने पॉलीगॉन बनाया ना, वो यहाँ लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली हाँ, बट और माया की फाइल इसके अंदर ओपन नहीं होगी डायरेक्ट, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आप लेके आओगे तो ओबीजे FBX इसी में लेके आना पड़ेगा। ओबीजे एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको समझ लो बेक करके लाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है। बेकिंग, बेकिंग का मतलब होता है कि कोई भी कैलकुलेशन जो आपने 3D में की हुई है अपने ज्योमेट्री के ऊपर में, इसको उस ज्योमेट्री के साथ लिंक कर देना। अभी क्या होता है माया के अंदर या मैक्स या 3D सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। उनमें क्लासेस हैं, सेपरेट क्लासेस बने हुए हैं हर चीज़ के, उसको इधर डाल दो, इसको उधर डाल दो, एक ही वीपोर्ट कैलकुलेट करके निकाल देता है। लेकिन अगर मुझे ये किसी और सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है या किसी और चीज़ में यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से 3D सॉफ्टवेयर से इसको ओबीजे में डालना होगा, तब वो बेक होके चिपक जाती है। रियल वर्ल्ड में बेकिंग का क्या होता है, केक में क्या करते हैं, सब चीज़ मिला मिलू के रख देते हैं, पेस्ट रहता है। इसको जब बेक कर देते हैं तो क्या होता है, वो फॉर्म लेके बैठ जाता है, सारी चीज़ पक के एक साथ फॉर्म ले लेती है। वही चीज़ यहाँ पे भी होती है ओबीजे का।
हाँ, ओबीजे में क्या होता है, वो सब एक ही फाइल में आ जाता है, सारा चीज़, है ना, कि मटेरियल जितना भी जो भी चीज़ लगा हुआ है वो एक ही चीज़ में आ जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हाँ, वो क्या करता है, पैकेज करके दे दे रहा है, ये बोलना चाहिए कि पैकेज करके आपको दे दे रहा है ताकि आप कहीं यूज़ कर सको। हाँ, ओबीजे में भी टेक्सचर सेव हो सकता है। हाँ, अभी जो हम देखते हैं, हम डॉट मटेरियल फाइल अलग से बनती है जो लिंक इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखती है, आप वो भी कर सकते हैं, प्लस 3D ओबीजे में स्टोर भी किया जा सकता है वो चीज़, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं उसके लिए। पर्सपेक्टिव में जाएंगे, अलग यहाँ पे देखो, ये ऑप्शंस जो हैं ये व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तैयार हैं, मतलब उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैसे अनलिट करोगे तो क्या होगा, लाइट कैलकुलेशन बंद हो जाएगी। ये तब के लिए है जब हमारा पास क्या बोलते हैं, गेम का सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं और हम लाइटिंग नहीं कर रहे हैं गेम की, केवल पोजीशनिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को वहाँ लगा लगा के फिक्स कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जो होती है कैमरा लाइट, वो है ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है, ये कोई लाइट नहीं है ना, सारा चीज़ इल्यूमिनेट करके रख दिया विदाउट एनी डेप्थ शेडो कैलकुलेशन। हम्म। हाँ, ये कैमरा के थ्रू लाइट हो रहा है ना, कैमरे के थ्रू लाइट हो रहा है, तो इसमें कोई वैल्यू दिखेगी नहीं, सब कुछ फ्लैट कलर में नज़र आएगा। वायर फ्रेम में वायर फ्रेम नज़र आएगा, है ना। ये डोम है ना, स्काई डोम है, डोम लगा हुआ है, वरना अगर वो लिटरली स्काई बनाएगा 3D में तो सिस्टम बैठ जाएगा। तो वो क्या है कि एक हाँ, डिस्टेंस पे एक एनिमेटेड टेक्सचर घूम रहा है। तो हाँ, अगर सिमुलेट करेगा तो सॉफ्टवेयर खुलेगा ही नहीं, बैठ जाएगा, देखो ना। हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, गेमिंग में नहीं होगा वो, ये मतलब जब आप रन टाइम कोई सिमुलेशन देख रहे होते हो, अब जैसे अर्थ। हाँ भाई, वो जब आप, बताओ बताओ तो तुम बताओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। क्या है, लेवल क्रिएशन। दोनों में अंतर है। क्या होता है, सिमुलेशन का वर्क जब होता है ना, तो उसमें एक सिस्टम से काम नहीं चलता, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रोसेसिंग चाहिए होती है, इसलिए वो क्या है कि सर्वर लगाते हैं, बड़े सर्वर्स लगते हैं, है ना, बहुत ही बड़े सर्वर्स लगते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन जब माइनक्राफ्ट गेम क्या होता है, आपका सिंपल सा फैक्ट है, एक चीज़ सोचो, जो स्क्रीन में दिख रहा है वो क्या 3 डायमेंशनल 360 दिखता है? नहीं, वो 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव डिस्टेंस में देख रहे होते हो। अगर उसी को बस सिमुलेट करता रहूं मैं, कि जब तुम्हारा कैमरा इधर हो तो इतनी चीज़ ड्रॉ हो जाए, बाकी डिलीट हो जाए, इतना ड्रॉ करूं तो इतनी चीज़ दिखे, बाकी डिलीट हो जाए, तब आराम से हल्का चलता है। ये है माइनक्राफ्ट का सिस्टम। और जो हम इधर देखते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग के समय पे जो दिखाता ना, अर्थ दिखाता है घूमते हुए और ऊपर में पूरा बादल आ रहे हैं और साइक्लोन बन रहा है या कुछ ऐसा, जितनी भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअल कैलकुलेशन होती रहती है, क्योंकि वो वैल्यू वहाँ से ली जा रही है। हाँ, वो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, वही यहाँ पे डिपिक्ट होके इमेजरी बन रही है उसकी, है ना। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होती रहती है, इसके लिए हैवी फार्म लगता है ना, सर्वर लगेगा उस चीज़ के लिए।
सीधी सी बात है। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, ग्रे स्केल वगैरह, डिटेल्स अगर कम चाहिए हैं, टेक्सचर डिटेल नहीं चाहिए, लाइटिंग केवल चाहिए है, स्पेकुलर डिटेल हल्का भी कर देगा। और कई बार क्या होता है, ज़रूरत नहीं रहती। आप अभी तो छोटी चीज़ है, छोटा सा आइटम रखा हुआ है, जब बड़ा स्टेज बनाते हैं और एक ही फाइल में मल्टीपल स्टेजेस बनाते हैं, तब आप उतनी कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए फिर आपको बनाते समय आप फैसिलिटी होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो इसको लिट पे रखते हैं तो सारी वैल्यूज़ ऑन रहेंगी। नाउ इसके बाद शो जो है ये हर एक चीज़ के लिए एक बाउंडिंग बॉक्स या आइकॉन बने रहेंगे देखने के लिए। तो ये वही ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको आप चाहते हो, अगर ये एनॉय करते हैं आपको काम करते वक्त, तो आप इनको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। लैंडस्केप ऑप्शन ऑफ कर दोगे तो लैंड जो है वो नज़र नहीं आएगी, है ना। एटमॉस्फेरिक ऑन कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, तो एटमॉस्फेयर ऑफ हो जाएगा। एटमॉस्फेयर क्या है, फॉग है जो क्रिएट हो रहा था, है ना, तो वो चीज़ ऑफ हो जाएगी। एंटी एल से तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता। फॉग, यहाँ से एक और फॉग है, ग्रिड ऑप्शन ऑफ करना है तो ये ऑप्शन ये ऑफ किए जा सकते हैं, है ना। कोलिजन बॉक्स दिखाएगा, ये बाउंडिंग बॉक्सेस हैं जो कैलकुलेट करते कोलिजन को। अब ये बाउंडिंग बॉक्स और वो बाउंडिंग बॉक्स में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि क्या होता है 2D के बाउंडिंग बॉक्स जो होते हैं ना, वो बस बॉक्स होते हैं। अब मैक्स में जो कोलिजन होता है वो, या माया में जो कोलिजन होता है वो मैश के अकॉर्डिंग होता है, मैश को। लेकिन यहाँ पे मैश नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ये भी सेट हो जाता है, यहाँ पे कोलिजन बिल्कुल मैश वाला भी ले सकते हो। लेकिन क्योंकि हर चीज़ रन टाइम है, यहाँ पे मैश कैलकुलेशन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा हमारा सिस्टम। ठीक है, हाँ बढ़ जाएगी धीरे धीरे कि वो वैल्यू अभी नहीं आ रही है करके। ठीक है, सो इतना ही ऑप्शंस नॉर्मली रहते हैं वर्क करने के लिए। अब इन्हीं के अंदर हम लोग स्टार्ट करने के लिए एक अलग से ब्लैंक स्पेस क्रिएट करेंगे, नया मैप क्रिएट करेंगे। न्यू मैप के लिए अलग ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, न्यू लेवल, न्यू मैप क्रिएट के। हाँ, अब दूसरे वाले में जाएंगे तब लेवल क्रिएशन बताऊंगा। मैप क्रिएट कैसे होता है, हाँ तब तो क्रिएट करेंगे ना, अब तो शुरू करेंगे धीरे धीरे, है ना। अब मैप का लेवल को कैसे क्रिएट करना है इसके अंदर में, यानी मैश इसके अंदर जाएगा कैसे। क्लास ना, क्लास तो मैं ब्लूप्रिंट के समय में चालू होगा, ये अभी कोडिंग का पोर्शन होता है क्लास का, इसका पोर्शन नहीं है। इसमें तो अभी केवल डिज़ाइनिंग पोर्शन है कि अनरियल के अंदर कहीं और से कौन से प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनकी वैल्यू कहाँ स्टोर होती है जिसको बदला जा सकता है, और कैसे उसको मैप के अंदर लगाना है। पहली सेगमेंट में वो चीज़ ज़रूरी होती है ना। उसके बाद फिर क्लास सिस्टम आता है, क्लास सिस्टम कोडिंग के वक्त में आएगा, और जब आप इसको ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करोगे तब क्लासेस आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आई थिंक इंटरफेस इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे वर्किंग के वक्त में ऑन हो जाएंगी, अलग अलग एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, क्योंकि अनरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने की। तो पहले ओवरऑल काम करेंगे, फिर डेप्थ में हर एक सेक्शन के डेप्थ में जाते जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।